धर्म, देवी देवता, ईश्वर और ब्राह्मणवाद की जब बात आती है और हम पेरियार साहब की बात ना करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। आज है 17 सितंबर। 20वीं सदी के सबसे बड़े महानायक, दक्षिण भारत की राजनीति के महान राजनेता, तर्कशील, ब्राह्मणवादी विचारों पर प्रहार करने वाले और सामाजिक आंदोलन को दक्षिण भारत के अंदर गति देने वाले ईवी रामास्वामी न्यायकर, जिन्हें पेरियार साहब के भी नाम से देश में जाना जाता है, आज उनकी जयंती है। आज हम बात करने वाले हैं पेरियार साहब के पूरे जीवन पर, जहां पर पेरियार साहब ने सामाजिक, राजनैतिक और तमाम ऐसी ब्राह्मणवादी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में पूरे दक्षिण भारत में ही नहीं तो पूरे भारत में अपना नाम जो है लौकिक किया। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं पेरियार साहब की। पेरियार साहब का जन्म 17 सितंबर 1879 में तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। पेरियार साहब का पूरा नाम इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर था, जो बाद में बदल करके पेरियार के नाम से बहुत पॉपुलर हुआ। पेरियार मतलब बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है, बहुत समझदार व्यक्ति होता है, जिसे लोग अपना आदर्श मानते हैं, और यह उपाधि उन्हें जनता के तरफ से, मतलब कि लोगों की तरफ से मिली थी। पेरियार साहब एक कुलीन घराने से थे, मतलब धनिक घराने से और धार्मिक घराने से थे, जो कि आज के डेट में अगर बात की जाए तो ओबीसी समाज से थे। और उनके पिताजी बहुत ही धार्मिक तरीके के व्यक्ति थे, जहां उनके घर में बचपन से ही भजन, कीर्तन और ऐसे हिंदू धर्म से जो भी चीजें, जो भी छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, वो प्रोग्राम उनके घर में होते थे। लेकिन पेरियार साहब जब इन सब बातों में जाते थे, तो वह अपनी तर्कशीलता के आधार पर अपने पिताजी से और उन तमाम धार्मिक जो चीजें होती थी उन पर सवाल उठाने का काम वो बचपन से ही करते थे। उनकी शिक्षा जो थी, प्राथमिक शिक्षा पहली से लेकर के 6वीं या 7वीं तक की हुई थी, और उसके बाद ही उनके जीवन में जो है क्रांतिकारी विचारों से जो परिवर्तन आता है, उसके बाद में ही उनका सामाजिक जीवन चालू होता है। 19 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के साथ ही 1904 में अपने पिताजी के साथ में अनबन होने के ऊपर, क्योंकि वह धार्मिक चीजों पर कटाक्ष करते थे, उनके ऊपर सवाल उठाते थे, और इसी बात को लेकर के उनके पिताजी के साथ में उनके घर में उनसे तू मैं हो गई, और इस बात को लेकर के पेरियार साहब ने अपना घर छोड़ दिया। जब वह घर छोड़ते हैं तो वे काशी जाने का निर्णय लेते हैं, और काशी जाने के बाद में ही उनके जीवन में जो है वो सामाजिक बदलाव आता है। काशी से ही जो है उनके जीवन में परिवर्तन आता है, और वहां से उनके सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव शुरू होते हैं। काशी जब जाते हैं तो उनके साथ में एक ऐसा इंसिडेंस होता है जहां पर ब्राह्मण पुजारी जो है वो मंदिरों में खाना खाते हैं। इनको भूख लगी रहती है, और उसके साथ ही पेरियार साहब जो है उनको भी भूख लगी रहती है, तो वो भी वहां जाने का प्रयास करते हैं और खाना खाने के लिए वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वहां से भगा दिया जाता है मंदिर के पुजारी द्वारा। उनको भगाने के बाद में वो जब मंदिर के बाहर आते हैं और सोचते हैं कि भाई ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है, तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर जो है सिर्फ ब्राह्मण पुजारी जो है मंदिर में खाना खा सकते हैं, और उसी बात से उनके दिमाग पर और दिल पर बहुत बड़ा आघात होता है। और तभी से पेरियार साहब जो है हिंदू धर्म में होने वाली ऐसी कुरीतियों के खिलाफ, हिंदू धर्म में होने वाली ऐसी जो घटनाएं हैं, जहां पर सिर्फ एक ही जात की एकाधिकारशाही चलती है, मतलब डिक्टेटरशिप चलती है, ऐसी बात को लेकर के पेरियार साहब ने जो है अपना आंदोलन छेड़ा था। जब वे आते हैं तो अपने जिले में जब वो आते हैं तो नगर पालिका का चुनाव लड़ते हैं, और वहां पर वो नगराध्यक्ष बन जाते हैं। उसके साथ ही वह कई ऐसी राजनीतिक काम करते हैं जिससे वह सामाजिक बदलाव ला सके। 1919 में सी राजागोपालाचारी, जो कि भारतीय कांग्रेस के सदस्य थे, उनके कहने पर पेरियार साहब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। 1922 में मद्रास प्रेसिडेंसी के वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और उसके साथ ही 1924 में एक वायकॉम आंदोलन चलता है, और वायकॉम आंदोलन को लीड करने वाला कोई लीडर नहीं होता, और इसके लिए पेरियार साहब को निमंत्रण दिया जाता है। जब पेरियार साहब वहां पर जाते हैं तो जिसके खिलाफ आंदोलन होता है वो राजा होते हैं, वो उनके दोस्त होते हैं, और उसके साथ ही जब राजा के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है तो वो उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम मेरा स्वागत मत करो, मैं तुम्हारे खिलाफ ही आंदोलन करने आया हूं।
और जब वो आंदोलन वहां पर जारी करते हैं तो उस आंदोलन के लिए उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। साथियों, वो आंदोलन ऐसा होता है कि राजा के घर की तरफ जाने वाली जो रास्ते हैं, जो गलियां है, वहां पर दलितों के घर है और वहां पर दलितों का आना जाना उधर बंद कर देना वर्जित होता है, बंद कर दिया जाता है। और इस बंद करने के लिए पेरियार साहब जो है आंदोलन छेड़ते हैं और इसी बात को लेकर के उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब पेरियार साहब काम करते हैं तो शोषितों, दलितों और वंचितों के लिए वह फ्री एजुकेशन और एजुकेशन के साथ में शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण की मांग जब वे करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि कांग्रेस इस बात को नकार देती है और तब उन्हें लगता है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं दलित हितैषी होने का मुखड़ा पहन रही है, दलितों के नाम पर सिंपैथी बटाकर वोट बटोरने का काम यहां पर कांग्रेस कर रही है। और इसी बात से नाराज होते ही वह 1924 में जो है 1924-25 के दौरान कांग्रेस से जो है अपना रुख हटा लेते हैं और कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे देते हैं। 1925 में वह जस्टिस पार्टी का गठन करते हैं और उसके साथ ही एक उनके सामाजिक आंदोलन को एक राजनीतिक गति मिल जाती है। उसके साथ ही तमाम जो सामाजिक आंदोलन जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए वह इस संगठन के माध्यम से वो काम करते हैं। पेरियार साहब जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाते हैं। साथियों, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इसलिए भी चलाया गया कि कहीं ना कहीं दलितों और महिलाओं और जो भी पिछड़े थे उनके साथ में कहीं ना कहीं उनके साथ में अन्याय हो रहा था, मतलब कि उन्हें न्यायपूर्ण उनके साथ में व्यवहार नहीं हो रहा था। और इसी बात को लेकर के जस्टिस पार्टी का भी गठन हुआ और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लेकर के भी उन्होंने आंदोलन छेड़ा। अब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्या है, थोड़ा संज्ञान में मैं आपको बता देता हूं कि जिन लोगों का आत्मसम्मान खोया था उन लोगों को आत्मसम्मान वापस दिलाने के लिए पेरियार साहब ने जो है आत्मसम्मान आंदोलन मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चालू कर दिया था। और इसी मूवमेंट के साथ में समाज में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाने का जो विचार था यह पेरियार साहब के दिमाग में दौड़ रहा था। और इसी को लेकर के पेरियार साहब सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन को बढ़ाने के लिए वो हमेशा कार्यरत रहे और प्रयासरत रहे। सन 1929 में यूरोप, मलेशिया और रूस के दौरे पर जब पेरियार साहब जाते हैं तो वहां के आदर्शवादी जो विचार थे, मतलब उस देश की जो विचार थी, उस देश की जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी से वो बहुत प्रभावित हुए। रूस में जाने के बाद में उन्हें साम्यवाद ने बहुत अपने तरफ अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। और इसी को लेकर के वो जब भारत में आते हैं तो कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब उन्हें समझता है कि साम्यवाद भारत में काम नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में जो विविध जातियों में जो बटे हुए लोग थे उनके लिए साम्यवादी विचारधारा यह उनकी मंजिल नहीं है, और इसीलिए वो उसको वहीं पर रोक देते हैं। उसके साथ ही जो है भारत में अपना मूवमेंट जो है वो चलाने की कोशिश करते हैं। दक्षिण भारत जो था, तमिलनाडु और जितना भी दक्षिण भारत का पट्टा था, इस पट्टे में हिंदी भाषा को लागू करने के लिए तब तत्कालीन कांग्रेस के जो लोग थे वह भारत में हिंदी भाषा को इन तमाम राज्यों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बात का विरोध करते हुए न्यायकर साहब ने, मतलब कि पेरियार साहब ने का आंदोलन छेड़ा था कि तमिलनाडु जो है वो तमिलों के लिए है, मतलब कि दक्षिण भारत के जो राज्य है उनके ऊपर आप हिंदी भाषा को हावी मत होने दो। और हिंदी भाषा को लेकर के अगर आप हावी करते हो तो हमारा सांस्कृतिक आंदोलन जो है, हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं खत्म होने जा रही है। और इसी बात को लेकर के उन्होंने इस बात का विरोध किया था। हिंदू देवी देवताओं को लेकर के पेरियार साहब जो कटाक्ष करते थे और जो सवाल उठाते थे, उसी बात के लिए दक्षिण भारत से लेकर के पूरे भारत में जो है पेरियार साहब के विचारों का डंका हमेशा बजते हुए हमें दिखता है। जब भी देश में नास्तिकों की बात होती है तो पेरियार साहब जो थे वह पहले नास्तिक थे जो कि भगवान से सवाल उठाते थे कि तू अगर भगवान है तो तू क्या मूर्ख है, तुझे लोगों की तकलीफें क्यों नहीं दिखाई देती, तू व्यभिचारी है जो अपने पास में दासियां रखता है, तुझे लोगों की तकलीफें समझ में नहीं आती जो तू लोगों को भूखा देखता है, तुझे यह क्यों नहीं समझ में आता कि जो लोग गरीब है, जो लोग पैसा दे नहीं सकते तो उनसे दान क्यों मांगता है।
तुझे यह क्यों नहीं समझ में आता कि जहां पर महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, जहां पर उनके साथ में अन्याय होता है, तो तू अपनी खुली आंखों से तमाशा क्यों देखता है? तो ऐसे तमाम तरीके के जो सवाल थे, जो कि हमेशा से इस देश में विवादित सवाल रहे हैं, इन सवालों को वह पूछा करते थे और हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करने का काम करते थे। इनसे बहुत सारे ब्राह्मणवादी लोगों ने उनका विरोध भी किया। इतना ही नहीं तो उनकी दक्षिण भारत के अंदर मूर्तियां भी तोड़ी गई, लेकिन जो है मूर्तियों से आदमी के विचार और व्यक्ति के विचार खत्म नहीं होते और इसीलिए उन्होंने अपना जो आंदोलन है वो हमेशा जारी रखा, हमेशा चालू रखा। हिंदू धर्म में होने वाली कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने बड़ा ही आंदोलन छेड़ा था, जैसे कि बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के लिए जो रोक लगती थी, उसके साथ ही महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्याय और दलितों का शोषण, इन तमाम बातों के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया। जीवन में संघर्ष करते हुए उन्हें बहुत सारी कठिनाई का सामना तो करना पड़ा, लेकिन उनके विचार जो थे वो इतने क्रांतिकारी थे कि जो समाज में बदलाव लाने के लिए काफी थे। और इसी बात को लेकर के दक्षिण भारत के अंदर जब वे काम करते हैं और तमिलनाडु और इसके इर्द गिर्द जो भी राज्य है उनमें जब इनके विचारों को आत्मसात किया जाता है और तब उनके जहन में ये चीजें समझ में आती कि पेरियार साहब जो थे वो कहीं ना कहीं एक समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी विचारों को खत्म करने के लिए पेरियार साहब ने पूरे जीवन भर प्रयास किया। कहा जाता है कि जब वे ऐसी धार्मिक चीजों पर सवाल उठाते थे तो भगवान की तस्वीरों को ही नहीं तो भगवान के धर्म ग्रंथों को, पुराणों को और हिंदू धर्म के ग्रंथों को भी जलाने का काम जो था पेरियार साहब ने अपने जीवन में किया था। और इसी बात को लेकर के पूरे भारत के अंदर जो था इस बात का विवाद हो रहा था और यह विषय विवादित रहता था। और एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठाया था कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर को मानने वाले मूर्ख है, ईश्वर की पूजा करने वाले जो है वह बर्बर है और ईश्वर के नाम से ढोंग और पाखंड करने वाले यह ब्राह्मणवादी विचार है। और ऐसे विचारों से बहुजनों ने अर्थात कि पूरे भारत के तमाम SC ST OBC समाज ने इन बातों से दूर रहना चाहिए, इन बातों से इन बातों से हट करके देश के और समाज के लिए विचार करना चाहिए। तो साथियों, पूरे भारत के अंदर ऐसे 19वीं सदी और 20वीं सदी के अंदर काम करने वाले, जहां पर महिलाओं के प्रति इतने उदार उनके विचार थे, जो कि महिलाओं के शादी को लेकर के और महिलाओं के अधिकार को लेकर के उनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी थे। उनका कहना था कि शादी करने के बाद में महिलाओं को जरूरी नहीं है कि वो मंगलसूत्र पहने, अपनी मांग में सिंदूर भरे, ये सब चीजों का उन्होंने विरोध किया। आप सोच सकते हैं कि 21वीं सदी में जब भारत में पर्दा प्रथा है, भारत में तमाम हिंदू सामाजिक जो धारणाएं है जो महिलाओं को लेकर के है, यह विचार उनके 19वीं सदी में थे, 20वीं सदी में थे, जहां पर महिलाओं को लेकर के बहुत ही अच्छी सोच थी, बहुत ही डेवलपमेंट वाली जो सोच थी उनकी थी। और इसी बात को लेकर के उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया। इसके साथ ही 1948 में जो है वह अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ही उनकी तबीयत जो है खराब होती है, उसके साथ कि वह दूसरी शादी करने का निर्णय लेता है। तो इसी बात से उनके जो समर्थक है उनमें उनके विचारों में जो है दरार आ जाती है और उनमें दो गुट पैदा हो जाते हैं। लेकिन साथियों, जिसके विचार अच्छे होते हैं उनको भले ही उस बात का वहां पर विरोध होता है, लेकिन उनके विचारों को बाद में आत्मसात किया जाता है। और वैसे ही हुआ कि पेरियार साहब जो थे बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। उनके विचारों को आज देश ही नहीं तो पूरी दुनिया में भी माना जाता है। नास्तिक समाज की जब बात आती है तो पेरियार साहब जो है उनका चेहरा हमेशा सामने आता है, जो कि भगवान से और तमाम हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठाने वाले जो भी सवाल है, यह पेरियार साहब से ही चालू होते हैं। इस बात को लेकर के पूरे जो नास्तिक समाज में है वो नास्तिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही, तो इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है पेरियार साहब को जाता है। और ऐसे महान क्रांतिकारी विचारवंत जो थे, जो कि तर्कवादी थे, समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे, साथ ही महिलाओं के अधिकारों को लेकर के उन्होंने पूरे जीवन में जो कार्य किया वह बहुत ही अतुलनीय कार्य किया, जिसका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता। और ऐसे महान व्यक्ति का जो निधन है 24 दिसंबर 1973 में हो जाता है। और इसके बाद ही उनके मृत्यु के पश्चात उनके विचार जो है पूरे देश दुनिया को समझने लगते हैं और उसको आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी चीजों को समझ पा रहे हैं। साथियों, ऐसे दार्शनिक और ऐसे तर्कशील विचारवंत की
समाज को, देश को कितनी जरूरत है। हालांकि आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनके विचार जो है हमारे बीच में हमेशा रहेंगे और इसी विचारों को आगे बढ़ाने का काम जो है कहीं ना कहीं द थिंक कर रहा है और द थिंक के माध्यम से हमारी पूरी टीम कर रही है। साथियों, आप इस बात को, उनके विचारों को कहां तक पहुंचाते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।